हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिनमें हमने पिछले क्लासेस में कुछ ऐसा देखा था कि एसिड्स और बेसेस इनमें क्या कॉमन होता है। लाइक वो जब वाटर के साथ में डिजॉल्व होंगे तो वो वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करेंगे, हाइड्रोनियम आयंस तैयार होंगे। बिकॉज ऑफ कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो अलोन नेचर में प्रेजेंट नहीं रह सकते, तो वो हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करते हैं। एंड देन आफ्टर हमने देखे थे कि बेसिस में क्या हो रहा था, हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म हो रहे थे। आई होप कि आप सभी बच्चे पिछले जो क्लास में हमने जितना भी पढ़े थे वो पूरा पढ़कर आए, उसको अच्छे से रिवाइज करके रखे हो। तो आज का पार्ट हम पढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा किस तरीके से एसिडिक बिहेवियर एसिड शो करता है इन अब्सेंस ऑफ वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमने पिछले क्लास में जो एसिडिक बिहेवियर पढ़े थे वाटर का, सब्सटेंस का, वहाँ पर हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका 2.9 एक्टिविटी, वो थोड़ा सा हमारा रह गया था, हम उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। ओके, तो देखते हैं। चलो, हमें देखो हमको क्या बोला है, आपके एक्टिविटी में डायग्राम दी हुई है जहाँ पर हमें लेना है टेस्ट ट्यूब, एकदम ड्राई टेस्ट ट्यूब जिसमें बिल्कुल भी वाटर कंटेंट ना हो। उसके बाद में उस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है एक NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो होता है, सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है। देन आफ्टर उस सोडियम क्लोराइड में ऐड सम सल्फ्यूरिक कॉन्सनट्रेटेड एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, अब कॉन्सनट्रेटेड ये वाला वर्ड का भी मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सनट्रेटेड मीन्स क्या होता कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो जिसमें सोल्यूट, ऐसा सब्सटेंस जो मिक्स्ड हुआ है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो वो जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा कंटेंट रहता है उसका, वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, तो वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड। अगर कोई सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ या फिर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम है, ज़्यादा है, तो उसे कहा जाता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। और जहाँ पर मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट कम हो जाता है उसे कहा जाता है डाइल्यूटेड। जब हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्यूट का प्रोपोर्शन है या फिर क्वांटिटी है वो कम हो जाती है वहाँ पर आयोनाइजेशन होने के कारण, सो वो वहाँ पर हो जाता है डाइल्यूटेड। ओके, देन बाद में हम बात करते हैं कौन सा ये एक्टिविटी की। देखो, सम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप सभी जानती हो, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, NaCl के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, NaCl के साथ में। तो चलो अभी आगे में क्या बोला है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। जो आपको आपके डायग्राम में दिख रही है डिलीवरी ट्यूब, जो आपके टेस्ट ट्यूब के एकदम अपर पार्ट में, मतलब कि जो कॉर्क है, रबर कॉर्क, उसके बराबर सेंटर से वो पास हुई है, वहां पर फिट की गई है। वहां पे क्या हो रहा है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले व्हाट डू यू ऑब्जर्व बोला है, तो क्या होंगे, जो NaCl और H2SO4 है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ये NaCl और H2SO4 है ये होंगे रिएक्ट। ये क्या होंगे, रिएक्ट होंगे, ये रिएक्शन शो करेंगे। तो जब ये रिएक्शन शो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Na और SO4, क्या बोल रहा हूँ मैं, Na और SO4 ये एक साथ आ जाएंगे और दूसरा क्या बनेगा प्रोडक्ट, HCl, ऐसा आएगा NaCl2 और यहाँ पर 2HCl। समझ में आ रहा, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, HCl गैस। ये जो रहेगा ये कौन से फॉर्म में रहेगा, HCl गैस के फॉर्म में इवॉल्व होंगी। वहां से कौन से फॉर्म में इवॉल्व होंगी, गैस के फॉर्म में इवॉल्व होंगी। इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके, चलो इसके बाद में अभी और क्या बोला गया है वहां पर, 2HCl के बाद में, हाँ, अब वो जो गैस वहां पर इवॉल्व हो रही है वो सक्सेसिवली क्या हो रही है, ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर पे हमें ट्राई करना है, उसको चेक करना है कि वो एसिडिक है या नहीं है। मतलब जनरली तुमने अभी तक के देखे हो कि जो HCl गैस है वो क्या, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी।
लेकिन जब वो ड्राई लिटमस पेपर से निकल के आता है, वो जो गैस है वो जब ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आती है तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड टर्न होता है या नहीं। और अगर हम उसी को रेड अपना वेट मतलब कि गीले लिटमस पे अगर ट्राई करते हैं, उस गैस को पास करते हैं, उस गैस को उस रेड लिटमस अपना वेट लिटमस में से, तो वहां पर वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं, वो हमें चेक करना है। देखो आपके पॉइंट में बोला है टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना है उस गैस को जो HCl गैस वहां से इवॉल्व हो रही है, वो HCl गैस को हमें टेस्ट करना है। टेस्ट इन द सेंस यहाँ पर चपके नहीं देखना है आपको, उसको टेस्ट करना है, मतलब उसको चेक करेंगे हम, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जब हम उस रेट अपना HCl गैस को जो कि इवॉल्व हो रही है उसको अगर ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के, तो क्या उसमें कलर चेंज होगा। और अगर नहीं लाते हैं, और अगर हम उसको अगर वेट लिटमस के साथ में लाते हैं, वेट ब्लू लिटमस के साथ में अगर टेस्ट करते हैं, तो क्या उसमें कलर चेंज हो रहा है या नहीं, वो हमें बताना है। तो देखो क्या होगा, उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, उसका इंटरफेरेंस ऐसा आएगा कि जब HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर के साथ में रिएक्ट होगी, मतलब ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये कि HCl गैस एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी इन अब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस है मतलब कि उसमें वाटर प्रेजेंट है क्या, नो, वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या होना चाहिए था, ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कलर चेंज होना चाहिए था उसका, लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ जब वो ड्राई था। इसीलिए हम बोलेंगे इन अब्सेंस ऑफ वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड डू नॉट शो एसिडिक नेचर। फिर हम लेते हैं वेट ब्लू लिटमस के साथ में। जब हम वेट ब्लू लिटमस के साथ में रिएक्ट करते हैं या फिर पास करते हैं उस गैस को, उसके कांटेक्ट में लेकर जाते हैं, तो वहां पर आपको वेट ब्लू लिटमस पेपर टर्न होता है रेड में। अब वेट है मतलब कि गीला है, गीला हो रहा है मतलब कि वहां पर वाटर कंटेंट है, और वाटर के प्रेजेंस में वो जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इस एग्जांपल से या इस एक्सपेरिमेंट से हम ये बोल सकते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, मतलब कि वाटर अब्सेंट है, वाटर है ही नहीं, तो जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन आयन अपना फॉर्म नहीं करेगा, एंड हेंस विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, और वो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, वो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की तरफ। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ने के पहले हम समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखे कि आयंस फॉर्म हो रहे थे, तो वो क्यों हो रहे थे, बिकॉज ऑफ की आयोनाइजेशन प्रोसेस वहां पर हो रही थी। देखो क्या बोलता है आयोनाइजेशन, शॉर्ट में मैंने बता दिया यहाँ पर, द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस बाय सेपरेटिंग द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर सपोज करके चलो कि कोई कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड में से या फिर वो कंपाउंड के सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। आयन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पूरा प्रॉपरली पढ़ी है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब कभी आयंस फॉर्म होंगे बाय सेपरेटिंग द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस और इन अ कंपाउंड, देन इट इज सेड टू बी द आयोनाइजेशन। उसको हम क्या कहेंगे कि वहां पर आयोनाइजेशन हुआ। क्या हुआ वहां पर, आयोनाइजेशन हुआ। समझ में आ रहा है। और जनरली एसिड्स और बेसिस का जो आयोनाइजेशन है वो वाटर के साथ में हो रहा है। ओके, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े, जनरली एसिड्स और बेसिस का आयोनाइजेशन वाटर के साथ में हो रहा है। फिर बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब किसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, देखो एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड है वाटर में। अब आयोनाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर
यहाँ पर आयोनाइज्ड का मीनिंग क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ आयंस। ये सेपरेशन ऑफ आयंस मतलब कि अगर एक कंपाउंड है आपका HCl, तो यहाँ पर दो आयन प्रेजेंट है, एक है हाइड्रोजन के और दूसरा है क्लोरीन के। तो ये दोनों आयंस वाटर में मिक्स होने के बाद में सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन सेपरेट हो जाते हैं, उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन। उसे क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन। सो एन एसिड विच इज completely ionized in water and thus, अब वो आयोनाइज तो हो गए and thus produces a large amount of hydrogen ion। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? large amount of hydrogen ion। ध्यान में रखो, ऐसे एसिड्स जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली बोल रहा हूं मैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और आयोनाइज होने के बाद में उनके एटम्स सेपरेट होने के बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन वहां पर वो फॉर्म करेंगे, उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे एसिड्स को कौन से एसिड कहा जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। हम एग्जांपल लिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, ये जो एरो है ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये जो एसिड है ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोरीन आयंस। जब वो वाटर में डिसॉल्व हो गया तो वहां पर आयोनाइजेशन कैरिड आउट हुआ और वो जो आयोनाइजेशन हुआ उसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के आयंस मैक्सिमम अमाउंट में हमें मिल रहे हैं। तो उस तरीके के आयंस को, उसके जैसे आयंस को जहां पर, या फिर उसके जैसे एसिड को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता हो, उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। उसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर हम बात करते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स की, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ही, उसके बाद में हम आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर में, जिसको मैंने HCl लिख दिया, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, उसको हम लिखेंगे H2SO4, उसको हम लिखेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की, जो कि है HNO3 आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर देखो, अभी ये हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो क्या डिनोट कर रहा है वो वर्ड स्ट्रॉन्ग? द वर्ड स्ट्रॉन्ग हियर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जो स्ट्रॉन्ग, ये जो वर्ड है ये यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स क्या? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मीनिंग होता है कि कितने अमाउंट में वो हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो या दूसरा कोई भी एसिड, हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करता है, उसे कहेंगे उसका आयोनाइजेशन। जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्म होंगे तो उतना उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा रहेगी, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस तैयार होंगे वहां पर। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है उसकी? हाई है, ज्यादा है। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अगर ज्यादा है कोई सब्सटेंस की, कोई एसिड की, तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद मेटल्स, नॉन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ में वो बड़ा रैपिडली, मतलब फास्टली रिएक्ट होता है विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, है ना ये भी मेटल्स, इनके साथ में काफी फास्ट रिएक्ट हो जाते हैं वो। उसके बाद में मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे तो आफ्टर दैट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, लाइक कल हमने पढ़े थे NaCO3, Na2CO3 पढ़े थे, मेटल सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2HCO3 पढ़े थे ना। तो ये सारी चीजें वहां पर आएंगी, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बढ़ते हैं वीक एसिड की ओर। देखो क्या बोल रहा है वीक एसिड? एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड। अब ये पार्शियली का मीनिंग क्या होता है कि नॉट कंप्लीटली, वो पूरे तरीके से आयंस सेपरेट नहीं करेंगे,
वहां पर पूरे तरीके से आयंस फॉर्म होंगे क्या? नहीं, कम अमाउंट में आयंस फॉर्म होंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड thus produce a small amount of hydrogen, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दे प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड एज वीक एसिड, उनको क्या कहेंगे? वीक एसिड। हम यहाँ पर ले रहे हैं एसिडिक एसिड का एग्जांपल, लाइक हम अगर यहाँ पर बात करेंगे एसिडिक एसिड को, तो देखो CH3COOH, ये है अपना एसिडिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, इसका हो रहा है आयोनाइजेशन। जब इसका आयोनाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर देखो हमने दो एरो दिखा है, ये दो एरो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इनका जो आयोनाइजेशन है ये पार्शियल है। ये जो एरो है तो ये क्या रेफर कर रहा है कि इनमें जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब कि कंप्लीटली नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हाइड्रोजन के आयंस है वो कम बनेंगे, लेस रहेंगे हाइड्रोजन के आयंस, और दूसरे कौन से आयंस बनेंगे वहां पर? CH3COO माइनस, H हट गया वहां से, वो हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर CH3COO माइनस, मतलब कि एसीटेट आयंस। हायर क्लासेस में इसका भी आपको काम पड़ेगा, CH3COO माइनस, समझ में आ रहा है? तो ये रहेगा अपना एसीटेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस, लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वीक एसिड। इसीलिए इन्हें कौन से एसिड्स कहा जाता है? वीक एसिड्स। ओके, देन आफ्टर डबल एरो शोज दैट एसिटिक एसिड डज नॉट आयोनाइज फुल्ली टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन। जो डबल एरो ये जो शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है कि एसिटिक एसिड डज नॉट आयोनाइज फुल्ली टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन, कंप्लीटली वो आयोनाइज नहीं हो रहे। उसके अगर कुछ और एग्जांपल लेंगे तो लाइक हमारा आएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फरस एसिड, याद करना है आपको इनको, ठीक है? ये भी वीक एसिड्स है। ओके, उसके बाद में हमको और दो पॉइंट डिस्कस करना है, लाइक कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड, वो हम समझ लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, क्या बोला जा रहा है कि जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है एसिड का, उसको क्या किया जाता है? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मीनिंग वाटर वहां पर मिक्स कर दिया जाता है। डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। मतलब कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को, बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस का आएगा, कब? जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ में मिक्स करने के साथ, तो वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन? हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते चलता, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्या होगा? कम होते चलेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ में, तो वहां पर क्या इवॉल्व होती है? हीट। क्या इवॉल्व होती है? हीट। और जहां पर हीट इवॉल्व हुई उस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अपने प्रीवियस लेसन में पढ़े हो। तो जब हम एसिड और बेस को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो वहां पर हीट जनरेट होगी। वो जो हीट जनरेट हो रही है, जो इवॉल्व हो रही है, वो हीट इवॉल्व होने के कारण वो जो रिएक्शन रहेंगी वो क्या रहेंगी? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैक्सिमम बल्क में हीट वहां पर रिलीज होगी। समझ में आया? तो अब हमने यहाँ पर पढ़े कि अब्सेंस ऑफ वाटर एसिडिक प्रॉपर्टी एसिड शो नहीं करते। उसके बाद में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में समझा, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो रहे हैं उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वही अगर बात करेंगे वीक एसिड की, तो पार्शियली वो सॉल्यूबल रहता किसके साथ में? आयोनाइज होता किसके साथ में? वाटर के साथ में। और वो वाटर के साथ में पार्शियली आयोनाइज होने के साथ साथ वो हाइड्रोजन आयन भी काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है वीक एसिड। उसके बाद में हमने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़े। तो कॉन्सेंट्रेशन में ये बोला गया कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते चलते हैं अपना एसिड को, तो
उसके बाद में सेम होता है बेस के साथ में भी OH माइनस, वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो आयंस वहाँ पर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम वहाँ पर वाटर ऐड करते चलते हैं बेस में। इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके, तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज की ओर। तो स्टूडेंट्स अभी बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अभी तक के हमने देखा कि एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस क्या, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या होते हैं, सॉरी। और अभी हमें पढ़ना है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा और वीक बेस क्या होगा। जनरली सिमिलर थिंग्स है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एसिड है तो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म हो रहे थे, और अगर हम बेस की बात करेंगे तो वहाँ पर कौन से आयंस फॉर्म होंगे, मैक्सिमम अमाउंट में OH माइनस, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म होंगे। ओके, सो लेट्स सी अ बेस व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइजेस, बिल्कुल सेम एसिड की तरह ऐसा बेस जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। किसमें आयोनाइज हो रहा है, वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ऐसा बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है किसमें, वाटर में, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या फॉर्म कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट इज OH माइनस आयंस। कौन से आयंस फॉर्म कर रहा है वो, OH माइनस आयंस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली आयोनाइज टू फॉर्म सोडियम प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस। तो यहाँ पर ये जो OH माइनस आयंस है ये फॉर्म हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो क्या होगा कि जो बेस है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट में, बल्क में कौन से आयंस तैयार करेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस। किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर में जब वो आयोनाइज होगा। समझ में आ रहा है, तो उनके जो एटम्स जब सेपरेट होंगे तो वहां पर हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा फॉर्म होंगे, उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। इसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली हम KOH का भी लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, K पॉजिटिव आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस। समझ में आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर बन सकता है। देखो फिर से यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे, कौन से आयंस फॉर्म हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इन्हें कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहा जाएगा इसको, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में आते हैं वीक बेसिस पे। क्या होते हैं वीक बेसिस, अब जहां पर मैक्सिमम अमाउंट में अगर हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म हो रहे तो उसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस बोला था। तो जहां पर पार्शियली आयोनाइजेशन होगा और साथ ही साथ कम अमाउंट में या फिर लेस अमाउंट में क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस, उसे कहा जाएगा वीक बेस। उसे क्या कहा जाएगा, वीक बेस। ओके, सो लेट्स सी वीक बेस में अगर हम बात करेंगे अभी NH4OH, तो NH4OH में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ में अपने आयंस तैयार करेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर और क्या फॉर्म होगा, ऑक्साइड माइनस आयंस, लेकिन ये क्या रहेंगे, लेस, और ये पार्शियल रहेगा। कैसा रहेगा ये, पार्शियल। पार्शियल का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्शियल का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्शियल का मीनिंग हो रहा है कि कंप्लीटली वो आयोनाइज नहीं होता, ध्यान में रखना। तो ये यहाँ पर फॉर्म लाइक दैट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने मिलेगा।
माइनस के आयंस। ओके, तो ये हो गया आपका एक और। तो इस पर से हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर पार्शियली आयोनाइजेशन हो रहा है वाटर में बेसेस का, वो रहेंगे वीक बेस, और जहाँ पर कंप्लीटली हो रहा है वो रहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसेस। ओके, बड़ा ही आसान है। आपको हो सकता है इस पर देखो अभी क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछ सकते हैं, डिफरेंस लिखने आ सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का। तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रख देना है। कॉन्सेप्चुअल है और इजी है, कोई बड़ी तकलीफ बड़ी बात नहीं आपके लिए। आपको बस वो प्रॉपरली पढ़ते चलना है, समझते चलना है और प्रिपेयर करते चलना है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक के जो एसिड्स और बेसिस के जो स्ट्रॉन्ग और वीक होने पे जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से रहेंगे, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अब आगे, जो कि बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड और वीक बेस, उसके हम पीएच वैल्यू पर से, उसके स्ट्रेंथ पर से हम काउंट करेंगे उसको भी। ठीक है, तो पहले इतने पार्ट का फट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अभी स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन इट मीन्स कि ये डिनोट करेगा, जैसे अभी आपने प्रीवियसली पढ़े कि जो एसिड और बेसिक है, इनको जब हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं, इट मीन्स कि उसको आयोनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस फॉर्म हो रहे थे और हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म हो रहे थे, जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस फॉर्म हो रहे थे, उसे हम कह रहे थे कि वो एसिडिक इन नेचर है। और जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस दैट इज OH माइनस आयंस फॉर्म हो रहे थे, उसे हम कह रहे थे बेसिक इन नेचर और ऑल्सो नोन एज अल्कलाई, हम उसको अल्कली भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी आप अगर बात करोगे प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस दोनों भी इक्वल अमाउंट में रहते हैं। प्योर वाटर की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दोनों भी इक्वल ही रहते हैं वहाँ पर, किसमें, प्योर वाटर। इसीलिए उसकी जो पीएच रहेगी वो आगे में हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो न्यूट्रल है। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं कुछ एसिड्स की, जब वो आयोनाइज होते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रहते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस भी रहते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ में आयोनाइज जो होता है। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे बेसिस की, तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म होते हैं और उसमें भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है उनमें, कम होता है, इसीलिए वो बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो इस पर से हमें ये समझ में आ रहा है कि इन बोथ केसेस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो उसी पे बेस्ड ऑन है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल एक्चुअली में किस पर बेस्ड ऑन है, उसी पे वो बताता है स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयंस की कितनी है किसी सब्सटेंस में, और उसके बेसिस पे हमने एक स्केल बनाया है, किसने, सोरेनसन ने, जो कि 1999 में उसने उसको बनाया था। और उसने बताया था कि अगर हमें कोई एसिडिक और कोई बेसिक नेचर अगर पता करना है या उसकी स्ट्रेंथ पता करना है कि वो वीक एसिड है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो पता करने के लिए उसने एक 0 से लेके तो 14 नंबर तक के एक स्केल तैयार किया, पीएच स्केल, जहाँ पर उसने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड रहेगी वो स्केल, और उसमें भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी बोली उसने, मतलब जितना कम कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का उतनी ज़्यादा उसकी पीएच वैल्यू, और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस का उतनी कम उसकी पीएच वैल्यू, ऐसा उसने उसको डिफाइन किया। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस सॉल्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन पीएच स्केल। अब स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है पावर,
एक उसकी ताकत क्या है ना। तो यहाँ पर अभी पहले देखेंगे डेफिनेशन पीएच स्केल की, उसके बाद में उसके कुछ पॉइंट्स हम ध्यान में रखते हैं। चलो बढ़ते हैं। देखो, अ स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन देम। मतलब कि एक ऐसी स्केल पीएच स्केल को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या होती है पीएच स्केल? पीएच स्केल इज अ स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन, जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की क्या है स्ट्रेंथ, वो रिप्रेजेंट की जाएंगी बाय मेकिंग द यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसका यूज करके? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस सब्सटेंस में या उस सॉल्यूशन में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्केल का यूज करेंगे। वो एसिडिक है या बेसिक है उसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए कि हाउ मच इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हाउ मच इट इज वीक, वो पता करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पीएच स्केल का, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। किस पर से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर से, उसे कहा जाता है पीएच स्केल। इट इज अ स्केल which the strength of acidic solution or basic solution can be represented by making the use of hydrogen ions concentration in it। मतलब उस solution में कितना हाइड्रोजन आयन का concentration है वो हम यूज करके, उसका हम टैली करके ये बताएंगे कि उस solution की स्ट्रेंथ क्या है। वो एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और अगर बेसिक है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, वो पता करेंगे हम। वो रहेंगी आपकी पीएच स्केल। गॉट इट? सिंपली अगर बोलना हो तो द पीएच स्केल इज इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन कैन बी और कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन इट इज नोन एज अ पीएच स्केल। ओके, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। The pH of the solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion in it। मतलब कि जो pH स्केल है वो क्या बोला गया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग पता होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप कम होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? पीएच। कोई भी सॉल्यूशन की पीएच किसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को अगर वो पीएच अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा है तो उस सॉल्यूशन की पीएच कम रहेगी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का मीनिंग होता है कि H+ आयंस। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस है वो अगर कम है, मतलब कि उस सॉल्यूशन की, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की पीएच रहेंगी मैक्सिमम। क्या रहेंगी? मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद में वही मैंने यहाँ पर लिख कर दिया, वो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैविंग द लो पीएच and lower the concentration of hydrogen ion having the high pH value। समझ में आ रहा है क्या? उनकी pH वैल्यू ज़्यादा रहेगी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है, और जिनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है उनमें उनकी pH वैल्यू ज़्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो आपकी pH स्केल है वहाँ पर आप देखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो फ्रॉम 0 to 4, मतलब जो स्टार्टिंग की जो पीएच वैल्यू थी उसके बीच में लिखेंगे आपको। ठीक है। उसके बाद में आते हैं और उसका थर्ड पॉइंट पीएच का क्या बोल रहा है? देखो, इन टर्म्स ऑफ पीएच द लेटर पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ या फिर पावर। एक जर्मन वर्ड है ये, पीएच में पी। पोटेंस जो है वो जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर या फिर
स्ट्रेंथ। तो पावर और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि किसी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है किसी सॉल्यूशन में, उसे कहेंगे हम उसकी पीएच। देखो वहां पर बोला है इन टर्म्स ऑफ पीएच, अगर हम पीएच को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो लेटर पी है वो बताएगा वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है, पोटेंस के लिए। पोटेंस ये जो वर्ड है ये शो कर रहा है वहां पर स्ट्रेंथ और पावर, एंड द लेटर एच स्टैंड्स फॉर, और जो लेटर एच है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। किसके लिए स्टैंड कर रहा है वो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए, दैट इज H प्लस आयंस, उसको हम कहते हैं H प्लस आयंस। ठीक है, सो ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। किसके बीच, कितने रेंज के बीच में हम पीएच वैल्यू काउंट करते हैं, फ्रॉम 0 to 14। ओके, 7 उसमें न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, 7 क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अगर हम बात करेंगे पीएच वैल्यू की तो 7 ये जो वैल्यू रहेगी ये शो करेंगे न्यूट्रल पीएच, जो कि प्योर वाटर की रहती है, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों भी इक्वल रहते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ रहते हैं, उसे कहेंगे उसका न्यूट्रल पीएच। ठीक है, तो ये हो गया आपके पीएच के पॉइंट। अब हम पीएच स्केल को स्टडी करने की बात करते हैं। देखते हैं पहले क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव द पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। वही मैंने बताया, ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच एग्जैक्टली 7 है पीएच स्केल के अकॉर्डिंग, वो रहेगा न्यूट्रल। वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो प्योर वाटर, किसकी, प्योर वाटर की। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस इक्वल अमाउंट में रहते हैं। द सब्सटेंसेस हैविंग pH 7 विल बी नो इफेक्ट ऑन द लिटमस और एनी अदर कॉमन इंडिकेटर। क्यों नहीं होगा, किसी अदर कॉमन इंडिकेटर या फिर लिटमस के ऊपर में उसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करता है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए उसे न्यूट्रल कहा गया है। मतलब कि लिटमस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, कलर चेंज, ना ही कोई मिथिल ऑरेंज के कलर चेंज में आएगा और ना ही कोई फिनोल्फथालीन अपना कलर चेंज दिखाएगा, इफेक्ट ही नहीं होगा किसी पे। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच कितनी रहती है, लेस देन 7। मोर द एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग अ लो पीएच वैल्यू, जितनी वैल्यू पीएच की वैल्यू कम रहेगी उतना वो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। मतलब कि अगर हम बात करेंगे कोई सॉल्यूशन है जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो ये जो सॉल्यूशन रहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे। ये कैसे एसिड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे। मतलब कि वो जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा क्योंकि उनकी पीएच वैल्यू कम है। इट मीन्स दैट pH 1 is more acidic than the solution of pH 4 जिसकी pH है उससे जो pH 1 वाला सॉल्यूशन होगा उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसके हाइड्रोजन आयंस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेंगी, और वो ज़्यादा है मतलब कि वो सॉल्यूशन भी क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ओके, फिर दे टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड, और उनमें लिटमस पेपर में कैसा चेंज आता है, ब्लू लिटमस किसमें चेंज हो जाता है, रेड लिटमस में। ब्लू लिटमस किसमें चेंज हो जाता है, रेड लिटमस में। फिर आते हैं बेसेस के ऊपर में। देखो बेस में क्या होगा, जो पीएच 7 से अबव आएंगी, 7 से अबव मतलब ऊपर के साइड वाली, उसको कहा जाता है मोर देन 7 के, उस जिनकी पीएच है उसको कहा जाता है बेसिक और बेस। सो बेसिस और बेसिक सॉल्यूशन हैव द पीएच ऑफ मोर देन 7। जो बेसिस या फिर बेसिक सॉल्यूशन है उनकी पीएच क्या रहती है, मोर देन 7। मोर द बेसिक सॉल्यूशन हैविंग द हाई पीएच वैल्यू, जितना ज़्यादा पीएच सॉल्यूशन रहेगा, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू रहेंगी, मैंने पीएच सॉल्यूशन बोल दिया था वहाँ पर, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू रहेंगी उतना मोर बेसिक या फिर मोर अल्कलाइन क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा वो, क्योंकि बेस को हम अल्कलाई भी कहते हैं वाटर सोल्यूबल होने के कारण। तो मोर अल्कलाइन वो सॉल्यूशन रहेगा अगर उसकी पीएच ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई सब्सटेंस है
जिसकी पीएच वैल्यू 14 है सपोज, और एक दूसरा सब्सटेंस हमने लिया है जिसकी पीएच वैल्यू 11 है, तो जो सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 14 है वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, मतलब वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, और जिन सब्सटेंसेस की वैल्यू पीएच 11 है, पीएच वैल्यू 11 है, वो वीक बेस रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन हैविंग द pH 14 is strong than solution having the pH 11। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिनकी pH वैल्यू 14 रहेगी उस पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस बोलना है उसको, या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलना है उसको, और जिसकी pH वैल्यू 8 to 11 के बीच में है वो वीक बेस रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या होता है बेसिक में? दे टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिक में क्या होता है कि जो रेड लिटमस है वो किस में टर्न हो जाता है? ब्लू में। किस में टर्न हो जाता है वो? ब्लू में। फिर अगर वो स्केल को अगर हम ऐसा नंबर्स के फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि फ्रॉम 0 to 14 वो क्या हुई है, उसकी रेंज है। जहां पर देखो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, मैंने एरो करके दिखाया, अगर 7 अगर किसी की पीएच है तो वो रहेगा न्यूट्रल, लाइक प्योर वाटर। उसके बाद में अभी लेस देन 7 के लिए हम पढ़ते हैं, तो जब लेस देन 7 की अगर बात करेंगे तो अगर पीएच वैल्यू 0 to 4 के बीच में है, मतलब 0 to 3 के बीच में है, तो उनकी पीएच वैल्यू वो जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 4 से लेके 6 तक के है तो वो रहेंगे वीक एसिड। समझ में आ रहा है? और इनमें इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयंस रहेंगे, मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है वो मैक्सिमम रहेंगे किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। और फिर आते हैं राइट हैंड साइड में आपकी पीएच वैल्यू के, तो राइट हैंड साइड में हमें देखने मिलता है कि फ्रॉम 8 to 11, फ्रॉम 8 to 11 क्या रहेगा? वो रहेंगे वीक बेस। और 11 से लेके 8 to 10 ही कंसिडर करेंगे, 11 से लेके तो 14 तक के वो रहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक। ओके, ऐसा वो रहेगा। और यहाँ पर इंक्रीजिंग OH माइनस आयन, क्योंकि बेसिक में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, ठीक है? जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से ये हो गया आपका पीएच का कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको उसकी डेफिनेशन पूरा बहुत ही ईजी और सिंपल है। समझ में आ रहा है? अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसकी स्ट्रेंथ, एसिडिक और फिर बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन देम। उस पर से उसका बेसिक है या एसिडिक सॉल्यूशन को पता चलेगा, उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, और वही सब कौन बताता है हमें? पीएच वैल्यू, पीएच स्केल। बस तो फिर अपने को लर्न करना है उसको। उसमें से पी का मीनिंग है पोटेंस, जो कि पावर या फिर स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, और एच का मीनिंग है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को एच, ठीक है, कैपिटल एच। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इतने पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का, पीएच वैल्यू का हमारे एवरीडे लाइफ में दिन ब दिन जितने भी हमारी अभी रोज की जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल टॉपिक है, वो भी जल्दी से कवर करके फिर हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। तो अभी हमने देखे कि पीएच क्या होती है, उसके बारे में कंप्लीट हमने एक आइडिया ले लिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ा ही आसान टॉपिक है। देखो, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट पीएच का। स्टमक प्रोड्यूसेस द HCl ऑफ पीएच 1.4। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड प्रोड्यूस होता है फॉर द डाइजेशन, और वो प्रोड्यूस होता है HCl। तो जो HCl है, जो डाइल्यूट HCl है, वो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में। तो उसका जो पीएच रहता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का, वो रहता है 1.4। कितना रहेगा वो? 1.4। द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। अगर स्टमक का प्रोपोर्शन स्टमक में अगर HCl का प्रोपोर्शन बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोपोर्शन अगर बढ़ गया, तो हमें क्या होगा? इंडाइजेशन। सो बीइंग बेसिक इन नेचर,
उस इंडाइजेशन को, उस एक्सेस ऑफ HCl प्रोडक्शन को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड्स का। किसका यूज करते हैं? एंटासिड्स का। और जो एंटासिड्स रहते हैं ये रहते हैं बेसिक इन नेचर। जो एंटासिड्स रहते हैं ये क्या रहते हैं? बेसिक इन नेचर। सो वो क्या कर लेते हैं? HCl को न्यूट्रलाइज, वो क्या कर लेते हैं? HCl को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है लिखते हो। देन आफ्टर हम आते हैं अभी pH चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब टूथ डिके मीन्स व्हाट? दांतों का खराब होना। उसमें जो हम बोल रहे हैं कि भाई दांत हमारे दुखने लगते हैं ताकि वो खराब हो गए, सड़ गए, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्यों वजह से, क्यों होता है वैसा? देखो, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म द एसिड। देखो, हम कभी कभी शुगर कंटेनिंग फूड ज़्यादा खाते हैं हमारे खाने में, तो जो शुगर है वो शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे माउथ में कुछ गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या तैयार करते हैं? एसिड। क्या तैयार करते हैं? एसिड। कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो कि हमारे बॉडी के लिए प्रॉपर रहते हैं, अच्छे रहते हैं, वो अपने माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो कि शुगर को ब्रेक करते हैं और क्या तैयार करते हैं? एसिड। टूथ डिके क्यों होता है? टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो द 5.5 रेंज। जो pH होती है, जो जिस एसिड जो फॉर्म होता है हमारे माउथ में, तो उसका जो pH है वो जब 5.5 के रेंज के बिलो चला जाता है तब वो हमारा माउथ में टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, दांतों का सड़ना, स्पॉइल होना उनका शुरू हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द टूथ डिके इज क्लीन द माउथ आफ्टर द ईटिंग फूड। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमको हमारे दांतों को बचाने का सड़ने से, डिके से, कि हमने खाना खाने के बाद में रोज खाना खाने के बाद में पूरा अच्छे से साफ कर लेना अपने दांतों को। फिर बढ़ते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होता है pH चेंजेस का, वो भी समझना जरूरी है। देखो, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स आल्सो कंटेन। देखो फिर सॉइल, pH एंड प्लांट ग्रोथ। अब सॉइल की pH और प्लांट्स की ग्रोथ कैसे निर्भर है एक दूसरे पे? मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द pH ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं सॉइल पे जब उस सॉइल की pH तकरीबन पास में हो, किसके? 7 के। मतलब एग्जैक्ट तो रहेंगे नहीं, वो न्यूट्रल तो नहीं रहेंगे, लेकिन आसपास में हो। इफ द सॉइल आर टू एसिडिक और टू बेसिक, मतलब कि अगर कोई सॉइल है जो बहुत ही एसिडिक है या बहुत ही बेसिक है, सो प्लांट्स डू नॉट ग्रो और ग्रो बैडली। तो वहां पर क्या होगा? प्लांट्स एक तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे या फिर ग्रो भी करे तो काफी बुरे तरीके से ग्रो करेंगे। वो सॉइल की अगर pH एकदम एसिडिक और एकदम बेसिक है तो अब क्या होगा अगर सॉइल की pH अगर एकदम एसिडिक है? तो क्योंकि मोस्टली जो सॉइल की pH है वो एसिडिक ही रहती है, क्रॉप्स वगैरह में भी जब हम देखेंगे तो एसिडिक ही रहती है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए को क्या करना पड़ता है? इफ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल लाइक क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। उसके बाद स्लेक लाइम, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो इनके साथ में उसका रिएक्शन होता है तो वो थोड़ा सा बैलेंस करने का काम करते हैं उस pH को। ओके, फिर बढ़ते हैं pH चेंजेस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। pH में क्या चेंज आएंगे? सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स में दिए। देखो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी वर्क वेल विद इन द pH ऑफ 7.0 टू 7.8 रेंज। अगर pH की रेंज अगर 7.0 से लेके 7.8 है तो वहां पर ह्यूमन बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद में हम अगर बात करेंगे आपके एक्वेटिक एनिमल्स की, जो कि रिवर्स में और लेक्स में पाए जाते हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल्स, तो उनको एक पर्टिकुलर ज्यादा pH चेंज नहीं होना। मतलब जो वाटर का जो pH है वो बिलो 5.4 गया या फिर बिलो 5.5 गया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। बिकॉज अगर कोई वाटर का pH अगर 5.4 या 5.5 के नीचे है तो वो एसिड रेन कहलाता है, या उस रेंज में है तो एसिड रेन कहलाता है। एसिड रेन का काम ये होता है कि वो पूरा तरीके से एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको सर्वाइव करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो रिवर के जो वाटर है या फिर लेक्स का जो वाटर है उसकी pH की
अब वो 5.4 या 5.5 के ऊपर ही रहने होगा और 7 के नीचे या फिर 7 के अकॉर्डिंग रहा तो भी प्रॉपर है प्योर वाटर के लिए। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें एवरीडे लाइफ में हमें देखने मिलते हैं पीएच के, जो कि डिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंस है वो, ये आपने समझ लेना है। उसके बाद में मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कि जो पीएच का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ गया, उसकी पूरी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करो। उसके बिफोर हमने जो पढ़े वो सब भी आपने पढ़ना है। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, हमारे लेसन का तीसरा हिस्सा। एसिड और बेसिस हमारा कंप्लीट हो गया, अभी हमने पढ़ना है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट कब फॉर्म होता है वो तो आपको पता ही है, जब एसिड और बेस रिएक्ट हुए तो वहाँ पर सॉल्ट फॉर्म हो ही रहा था। तो अभी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे हम अगले क्लास में, और साथ ही साथ में पढ़ेंगे सॉल्ट के उनके यूजेस। तो आज के लिए इतना ही है आपका। आपको लास्ट में जाते जाते एक बार अटेंडेंस लगा देना है, और ठीक है फिर फिनिश करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक।